आज हम बात करेंगे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के बारे में। भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है और भारत ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक बहुत कुछ बदलाव देखा है। चाहे वो फिर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण रहा हो या मुस्लिम मुगल बादशाहों का शासन या फिर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित भारत रहा हो, इस देश ने बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव किया है और बहुत सारे बदलावों को महसूस किया है। आज हम सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस देश में आज़ादी के बाद भारत के बुनियादी विकास के ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस विकास के पीछे भारत की कठिनाइयों से भरी हुई दास्तां भी छुपी हुई है। आज इसी के बारे में एक छोटा-सा विश्लेषण हम लोग यहाँ करेंगे। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अपनी अगली पीढ़ी को सिखाता है, उन्हें संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल-पल जुड़ा रहता है। फिर हमारे देश के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है। इस देश का एक समृद्ध इतिहास है और एक चेतनामय सांस्कृतिक विरासत। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां पर करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है और कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता की परछाई भी और आजाद भारत को गौरवान्वित करने वाली एक प्रगति भी। आज हम भारत में हो रहे बदलावों और विकास कार्यों की दहलीज पर खड़े हैं। ये हर भारतीयों के लिए उम्मीद से भरा हुआ एक दौर है और एक ऐसा दौर जिसमें वे बेहतर जिंदगी और बेहतर देश का ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा यही वह वक्त है जब हम भारत के भविष्य का ताना-बाना बुन सकें। दोस्तों, भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है। यह अतीत न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के पैमाने पर बल्कि नैतिक मूल्यों के पैमाने पर भी रहा है। और हमें भारतीय होने पर गर्व है और साथ ही उन मूल्यों पर भी जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। एक पुरानी कहावत है कि भारत एक नया देश है, लेकिन एक प्राचीन सभ्यता भी है और इस सभ्यता ने पूरे इतिहास में जबरदस्त परिवर्तनों को देखा है। प्राचीन समय में दुनिया का एजुकेशन हब से लेकर के आज दुनिया के आईटी हब बनने तक भारतीय परिदृश्य ने एक लंबा सफर तय किया है। 15 अगस्त 1947 को अपने संदर्भ के ढांचे के रूप में लेते हुए हम पाते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मानव विकास जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुछ किया जाना बाकी है। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था तो वो अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश को छोड़कर गए थे। आजादी के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी थी। इसने आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। आजादी के केवल 3 सालों के बाद में यानी 1950 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। आईआईटी जैसे इन संस्थानों ने विदेशी इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर के भारत में रिसर्च को बढ़ावा दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर के मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने तक इस देश ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बदौलत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरे हुए कदम उठाए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना जैसे देशों के बराबर खड़ा है। वहीं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन का उत्पादन किया है। भारत में यूपीआई की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। यूपीआई की सक्सेस पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी भी है, जिसमें बिलियन ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे कई मुद्दों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
इन मुद्दों में प्रमुख रूप से गरीबी, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव और सांप्रदायिकता शामिल थी। ये सभी भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बाधा थी। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो इसकी जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपीस थी, जो कि पूरे वर्ल्ड का मात्र 3% हिस्सा थी। 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के दौरान हाई क्वालिटी वाले गेहूं और चावल की फसलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और रिकॉर्ड तोड़ अनाज का उत्पादन हुआ। भारत को तब दुनिया के शीर्ष कृषि उत्पादक देशों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ पर फैक्ट्रीज और बहुत सारे प्लांट लगे, जिसकी सबद सुविधाओं के निर्माण से कृषि श्रमिकों के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिला। आज भारत 147 लाख करोड़ जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह विश्व की 8% है। हाल ही के दिनों में भारत में स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ये स्टार्टअप भारत में लाखों नए रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। आज का भारत आजादी के भारत से बिल्कुल अलग है। आजादी के 75 वर्षों में भारतीय बुनियादी ढांचे में भारी सुधार हुआ है। अगर हम भारत के रोड नेटवर्क की बात करें, तो भारत के रोड नेटवर्क को दुनिया का तीसरा बड़ा रोड नेटवर्क कहा जाता है। आज भारतीय सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली से कई लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। आजादी के 70 वर्षों से अधिक के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश भी बन गया है। आज इस देश के पास में लगभग 4 लाख मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोडक्ट करने की अपनी कैपेसिटी है। और ये बात चाहे गांवों को रोशन करने की हो या फिर शहरी विद्युतीकरण की, दोनों ही में अग्रणीय है। अगर हम मानव विकास के परिदृश्य की बात करें, जहां पर एजुकेशन और लिटरेसी रेट आती है, तो 1947 में हमारे देश की जनसंख्या 340 मिलियन थी और इनकी साक्षरता दर केवल 12% थी। आज की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है और यहाँ की लिटरेसी 75% के लगभग है। हालांकि भारत ने एजुकेशन में और लिटरेसी में कुछ उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन हायर एजुकेशन की क्वालिटी में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। टॉप 100 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक भी यूनिवर्सिटी इंडिया से नहीं आती है। दुनिया में सबसे बड़ी यूथ आबादी के साथ इंडिया ये चमत्कार हासिल तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उचित कौशल और अच्छी शिक्षा। मेडिकल फील्ड भी चिंता का विषय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जहां पर दुनिया के दूसरे देशों में 1000 लोगों पर औसतन 2.5 डॉक्टर्स हैं, वहीं पर हमारे देश में 1000 लोगों पर केवल 0.7 डॉक्टर। हाल ही के एक रिसर्च से ये पता चला है कि इंडिया में लगभग 65% मेडिकल एक्सपेंस पेशेंट की जेब से चुकाया जाता है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि सार्वजनिक अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है और इसकी वजह से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सर्विसेज लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। अगर हम भारत के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, तो ब्रिटिश शासन के अंत के बाद जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी और बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्रीज, बड़े-बड़े प्लांट, एरोड्रम्स आदि बहुत सारे क्षेत्र थे। इनके अलावा बहुत भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी शामिल था। सार्वजनिक कार्यों के लिए और औद्योगिकरण अभियान के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण बांधों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही सिंचाई की नहरों का और सड़कों का निर्माण यहाँ पर हुआ। आज भारत ने प्रगति के पथ पर बहुआयाम क्षेत्रों को चुना है और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की, जो कि 1991 से 96 का दौर रहा, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नीतियों का ही परिणाम है
कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती गई। भारत की गरीबी लगभग 22% तक कम हो गई थी और बेरोजगारी लगातार कम हो रही थी। इंडिया की जीडीपी में 7% से अधिक की बढ़ोतरी हो गई थी। भारत की अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में हम बात करें तो इस देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना। वहीं अपनी पहली राष्ट्रपति के रूप में 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। आज 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के काल में धारा 370 को खत्म करने हो या फिर रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने जैसे मुद्दे हो या फिर स्टार्टअप के अनुकूल वातावरण बनाने जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हुए हैं। मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत परियोजना सहित कई और अभियान और कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए हैं। आज भारत का रक्षा प्रणाली सिस्टम दुनिया के शीर्ष देशों में अपना स्थान रखता है। आज भारतीय सेना वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रणालियों में से एक बनने तक निश्चित रूप से ही प्रगति के पथ पर है। भारत के पास में अपने खुद के बख्तरबंद वाहन हैं, अच्छी तोप प्रणाली सिस्टम है, बड़े-बड़े मिसाइल्स हैं, अच्छे टैंक्स हैं और सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं, जो इंडिया अपने खुद के निर्माण और उत्पादन से रक्षा क्षेत्र में करता आया है। भारत वर्तमान में रक्षा के उत्पादन में कई अन्य देशों का नेतृत्व करता है। हमारे देश के पास लगभग अपने लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और मिसाइल्स हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल शिप भी हमारे पास में आज की तारीख में मौजूद हैं। भारत के विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि हम अपनी यात्रा में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत कुछ हमारे लोगों की बदलने की इच्छा पर निर्भर करेगा। हमारे आर्थिक विकास में हाशिए पर पड़ रहे समुदायों सहित कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना ज़रूरी है। सबसे अंत में लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम एक उदार, प्रगतिशील और एक निष्पक्ष मानसिकता का होना इस देश की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज का एक छोटा-सा विश्लेषण हमने भारत देश के बदलते हुए परिदृश्यों के बारे में किया है। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।